नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे दुबई में फंसे 7 युवक वतन वापसी की गुहार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां रोजगार की तलाश में गए 7 युवक पिछले 7 महीनों से दुबई में फंसे हुए हैं। इन युवकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर भारत सरकार और भारतीय दूतावास से सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई है। युवकों का आरोप है कि उनके ही गांव के एक कथित दलाल पप्पू ने उन्हें मोटी सैलरी और अच्छी नौकरी का झांसा दिया और टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेज दिया। वहां पहुंचने के बाद न तो उन्हें स्थायी काम मिला और न ही कोई बुनियादी सुविधाएं। पूरा मामला कड़ाधाम थाना क्षेत्र के अफजलपुर सांतो घुसियाना गांव का है, जहां के पीड़ित परिवार अब अपने बच्चों की सलामती के लिए सरकार से आस लगाए बैठे हैं। तो दुबई में फंसे युवकों पर वतन वापसी की गुहार वीडियो बनाकर इन युवकों ने सरकार से गुहार लगाई। पिछले 7 महीने से दुबई में ये फंसे हैं। वीडियो जारी कर युवाओं ने मदद मांगी है, भारतीय दूतावास से और भारत सरकार से मदद मांगी है। पिछले 7 महीने से दुबई में फंसे ये 7 युवक। पप्पू भेजी नहीं 80-85 हजार लाके नहीं कहते रहे टेसू पेपर का सैंपल के पैकिंग में भेजी थी, सैंपल के पैकिंग में नहीं भेजी और उनका भेजी नहीं जहाज में नहीं पानी वाली और कचरा साफ करवावत रहे, कचरा साफ घाम में करत रहे। फिर उनके दिमाग पर बुखार चढ़ गया तो पैसा नहीं मिलत रहा, दवा नहीं ली तो कहते रहे तुम भाग जाओ। फिर वो भाग गए हैं तो ना उनका बोलावा था, ना हुआ पैसा पाते, ना कहूँ अस्पताल में दवा हुआ थी। कार्ड जो बनाए रहे हैं आप लोग हमारे लड़कन का पठाई नहीं दुबई, पैसा ला ली नहीं हमसे 85 हजार रुपया और काम अच्छा काम है, कहा माने करत रहे माने नहीं पठा दिन लड़का काम करी थी 5-6 महीने, पैसा नहीं पैसा वीजा का पैसा टिकट तो कर ली थी। हमारे लड़का पैसा नहीं पैसा भगवान हुआ फंसा पड़ा, बीमार है, कोई दवाई इलाज नहीं होता है, अस्पताल वाले लिया। अनुरुद्ध पांडे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुरुद्ध, पिछले 7 महीने से दुबई में 7 युवक फंसे हुए हैं जो अब सरकार और एम्बेसी से मदद की गुहार लगा रहे हैं, भारत वापसी की गुहार वो लगा रहे हैं। इन युवकों के परिजनों से क्या बातचीत हुई है, आपका संपर्क हुआ है, क्या कहना है, कैसे उन्होंने अपनी पीड़ा रखी? आपको बता दूं कि ये यूपी के कौशाम्बी जिला के कड़ाधाम क्षेत्र का अफजलपुर सातो गांव है, जहां के 7 युवकों को एजेंटों द्वारा भेजा गया था। 85 हजार रुपए लेकर विदेश ले जाया गया था, जहां पे 7 महीने से इनको जिस काम के लिए भेजा गया था उस काम में नहीं लगाया गया, सफाई के काम में लगा दिया गया है। युवकों द्वारा सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है कि हमको अपने वतन भेजा जाए, हमारी तबीयत खराब है। तो उनके परिजन यहाँ पे बहुत परेशान है। उन्होंने जिला अधिकारी से मिलने की बात कही है कि मिलकर शिकायत करेंगे। एजेंट के खिलाफ थाना में तहरीर दी है, पर अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। जी बिल्कुल अनुरुद्ध, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दुबई में फंसे युवकों की वतन वापसी की गुहार, जिसका वीडियो बनाकर इन युवकों ने सरकार से और भारतीय दूतावास से मदद की अपील की है और इन युवकों के परिजन भी परेशान हैं। वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो सकुशल वतन वापस आएं। और अब बात करेंगे पानी में जहर, पीलिया का कहर। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के पर्यटन क्षेत्र मैनपाट से एक बेहद हैरान और डराने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से पीलिया का भारी प्रकोप देखने को मिल रहा है। दूषित पानी और संक्रमण के चलते अब तक उप सरपंच और एक छात्र समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पीलिया का सबसे ज्यादा असर मैनपाट के नर्मदापुर, कुनिया और उसके आसपास के गांव में देखा जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई मरीजों को इलाज के लिए अंबिकापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ मरीजों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर के बड़े अस्पतालों में भी रेफर किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में पीने के पानी के स्रोत दूषित हो चुके हैं, जिस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। मेरे यहाँ सुभाष यादव नाम का एक लड़का मैनपाट से 30 तारीख को आया है, जिसका उम्र 26 साल है और
ये पहले कुछ दिनों तक, एक आध हफ्ते तक लोकल में कुछ इलाज करा रहा था, जिसमें इसको बुखार, लूज मोशन, पेट में खाना नहीं पचना, उल्टी होना, इस टाइप की शिकायत लेके 30 तारीख को मेरे पास आया। जब हमने जांच किया तो उनका पीलिया बढ़ा हुआ था। ओटीपीटी 5600 से ज़्यादा डिरेंज था। PTINR वगैरह भी उनका काफ़ी डिरेंज था। इसमें सब कुछ काम करते हुए, इलाज करते हुए वर्कअप किया गया। वर्कअप करने के बाद अभी की स्थिति उसकी काफ़ी सामान्य है। साथियों द्वारा कुछ बताया गया था मुझे कि मैन पार्ट में 2-3 हफ्ते के अंदर में 8-10 लोग पीलिया से ग्रसित हुए। तो उप सरपंच सहित 4 छात्रों की मौत हुई है। दर्जनों बीमार लोग हैं। स्वास्थ्य महकमे में इसको लेकर अब हड़कंप मचा हुआ है और सरगुजा के मैन पार्ट में पीलिया का ये कहर देखने को मिल रहा है। अब तक सरपंच, उप सरपंच सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी है और लोगों में जहां एक तरफ दहशत है, वहीं स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। दर्जनों बीमार लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सरगुजा के मैन पार्ट में ये पीलिया का कहर देखने को मिल रहा है। तो दर्जनों लोग बीमार हैं, 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लोगों में इस बीमारी को लेकर एक तरह से भय भी है और दूसरी तरफ दूषित पानी को लेकर लोगों में आक्रोश भी है और लोगों का कहना है कि जल स्रोत जो हैं वो दूषित हो चुके हैं और समय रहते उन पर काम नहीं किया गया। नेपाल सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेपाल, अंबिकापुर में जिस तरीके से लगातार पीलिया का कहर मैन पार्ट इलाके में देखने को मिल रहा है, 4 लोगों की दुखद मौत भी हो चुकी है। दर्जनों लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। उनकी हालत बताई जा रही है कि सीरियस है। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही है? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? स्वास्थ्य महकमा अब तक क्या काम कर रहा है? जी, बता दूं कि सरगुजा जिले के मैन पार्ट ब्लॉक में जो है, गाँव में फैला हुआ है, जिसको जो है यहाँ मैन पार्ट का जो है नर्मदापुर, कुनिया और आसपास के गांव में दर्जनों लोग पीड़ित हैं, जिसमें उप सरपंच और सहित 4 लोगों का मौत भी हो चुका है। और पीलिया फैलने से लगातार वहाँ के गाँव में दहशत है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है वहाँ पे, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं लगाया जा सका है कि किस कारण से पीलिया फैला हुआ है। वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी CS मार्को ने बताया कि यहाँ प्रभावित इलाके में जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई है, जिसका जांच किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि सभी को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जल स्रोत दूषित होने की बात नेपाल सामने आ रही है, जल स्रोत दूषित होने से लगातार पीलिया की चपेट में आ रहे हैं, तो अब वहां पर जल निगम और अन्य जो विभाग के लोगों का इस पर क्या कहना है? जिले के उच्च अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जल स्रोतों की जांच और उसको लेकर क्या काम करने की बात सामने आई है? स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में पता चला है। पता चलने के तुरंत जो है प्रयास किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि वहां के जाके जल स्रोतों का सैंपल लिया जाए और सैंपल लेकर इसको परीक्षण करके ये पता लगाया जा सके कि कहाँ के पानी से जो है पीलिया फैला हुआ है। बिल्कुल, नेपाल सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उप सरपंच सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों लोग बीमार हैं। स्वास्थ्य महकमे में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन मैन पार्ट में लगातार पीलिया का कहर देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे हेलीकॉप्टर पर घमासान सियासी संग्राम। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभाओं के रद्द होने पर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। कांग्रेस जहां सूबे की भाजपा सरकार पर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को जनसभा स्थल तक न पहुंचने देने का गंभीर आरोप लगा रहे, वहीं भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से निराधार बताया है। इसी सियासी खींचतान के बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिनेशपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिनेशपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुचंद हरिचंद मंदिर के महंत विवेक महाराज की माता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इस दुख की घड़ी के बीच भी उत्तराखंड की सियासी तपिश साफ महसूस की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान हरीश रावत के निशाने पर सीधे तौर पर सूबे की भाजपा सरकार रही।
हरीश रावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का जिक्र करते हुए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित जनसभाएं सिर्फ खराब मौसम की वजह से रद्द नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे भाजपा सरकार की घबराहट थी, जिसने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचने ही नहीं दिया। ये सब मुझे लग रहा है एक षड्यंत्र पूर्वक जो है डीजीसीए और दूसरी संस्थाओं ने पायलट को ठीक से गाइड नहीं किया और ठीक से सूचनाएं नहीं दी, जिसके कारण जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है वहाँ नहीं पहुँच सका। और ये सब एक मुझे षड्यंत्र दिखाई देता है, सत्ता का षड्यंत्र दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी जी का संदेश जन जन तक पहुँच गया और एक अभूतपूर्व रैली अल्मोड़ा में हुई और उसी तरीके से पूर्व सैनिकों की रैली जो है पौड़ी में हुई और भाजपा को तब से दस्त लगे हुए। इस गलती के लिए क्या स्टेप लेंगे कांग्रेस वाले? जो बीजेपी वाले गलती क्या, इसके लिए कांग्रेस क्या स्टेप लेंगे आगे? जनता जनार्दन लेगी, जनता कह रही है भाजपा का षड्यंत्र। आपने घोषणा की थी एक बंगाली समाज की एक मूलभूत समस्या है कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा निरंतर प्रगतिशील है। हमारे समय में ही क्या रहेगा? हमारे समय में ही एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और डाटा सब जुटाए गए थे और जब से कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब से वो प्रोसेस ठंडी पड़ गई है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बंगाली समुदाय को अपमानित करने का काम है। वहीं हरीश रावत के गंभीर आरोपों पर पलटवार करने में भाजपा ने भी देरी नहीं की। गदरपुर से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। मौसम खराब होने की वजह से वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कदम उठाए गए, लेकिन कांग्रेस इस पर घटिया राजनीति कर रही है। देखिए, इस समय जो कांग्रेस पार्टी है, ये देश के अंदर अराजकता फैलाना, झूठ का पुलिंदा बनाना और झूठ की बुनियाद बना के उस पर महल खड़ा करना चाहती है। राहुल गांधी का जीवन हम लोगों के लिए भी अनमोल है। राजनीतिक पार्टीबाजी ये सब जीवन भर चलते रहेंगे और खुद ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी के चाचा जी हेलीकॉप्टर में ही क्रैश होने से दिवंगत हुए थे, संजय गांधी जी, और कई ऐसे महान विभूतियां हैं जो इस हेलीकॉप्टरों की दुर्घटना की वजह से हमको छोड़ के चले गए। तो राहुल गांधी जी का जीवन हम लोगों के अनमोल है। साफ है कि राहुल गांधी की रद्द हुई जनसभाओं ने उत्तराखंड में एक नया सियासी मुद्दा खड़ा कर दिया। कांग्रेस जहां इसे सरकार की सोची समझी साजिश करार दे रही है, तो वहीं भाजपा इसे सिर्फ और सिर्फ मौसम की बाध्यता बता रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर आगामी चुनावी समर में जनता के बीच क्या असर दिखाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शंकराचार्य की शरण गोरक्षा का वचन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात करें शंकराचार्य की शरण गोरक्षा का वचन। समाजवादी पार्टी के पैतृक गांव शेफई में शनिवार को एक बड़ा धार्मिक और राजनीतिक नजारा देखने को मिला है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शेफई पधारे, जहां सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव, सांसद डिम्पल यादव, आदित्य यादव और तेज प्रताप यादव सहित यादव परिवार के तमाम सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। शेफई प्रवास के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्माणाधीन स्कूल कैंपस का दौरा किया। वहां स्थापित की गई भगवान श्री कृष्ण की एक विशाल और भव्य मूर्ति का उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जन समूह और यादव परिवार को गौ माता की रक्षा और उनकी सेवा करने का दृढ़ संकल्प भी दिलाया। हम लोगों ने स्वागत किया और उन्होंने जो गौ माता की उसमें हम लोग सहयोग शंकराचार्य जी का अपमानित किया, नहीं किया, रोका और ये देखिए हम विरोधी। इस समय हम
गविष्ठी यात्रा लेकर के गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए निकले हुए हैं। क्रमशः अनेक विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ जो सफाई गांव है उस गांव में आए हैं और यहाँ पर लोगों से हमने संवाद किया है। और अब बात करेंगे कटान रोधी परियोजना डीएम का गुस्सा। बलिया जिले में गंगा नदी के किनारे बसे नौरंगा गांव में कटान से बचाव के लिए चल रही 11 करोड़ की परियोजना को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। परियोजना में हो रही अत्यधिक देरी और कथित धांधली को लेकर ग्रामीणों ने मौके पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह हंगामा उस समय हुआ जब आपको बता दें, जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए खुद निरीक्षण करने पहुंचे। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के सामने ही कार्यदायी संस्था और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्ष गंगा नदी के भयंकर कटान के कारण नौरंगा गांव का एक बड़ा और अधिकांश हिस्सा नदी में विलीन हो चुका है। गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार ने सजगता दिखाते हुए 24 करोड़ 79 लाख की लागत से एक वृहद कटान रोधी परियोजना प्रस्तावित की थी। आरोप लगाते हुए बताया कि संबंधित कार्यदायी संस्था ने मूल अनुमानित लागत से 44% कम दर पर यानी करीब 11 करोड़ 79 लाख में इस बांध निर्माण का टेंडर हासिल किया था। कम बजट में काम लेने के बावजूद कार्य की रफ्तार इतनी धीमी है कि ग्रामीणों को फिर से बाढ़ और कटान का डर सताने लगा है। ताकि हम लोग मिले, वहाँ दिया गया आवेदन, यहाँ कार्य ढंग से नहीं चल रहा है। क्या दिक्कत है? अभी तक 1.5 महीने हो गया करीब, जो है हमको लगता है कि 100 मीटर भी कार्य नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हैं ग्रामीणों में भय का माहौल है। जब यहाँ से धारा बिहार की तरफ चलती है तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा डर भय प्रतीत होता है कि कब ये गाँव हम लोग छोड़ के चले जाएँ। हम लोग उत्तर प्रदेश का अंतिम गाँव है, अस्तित्व के लिए लड़ते हैं कि नहीं। हम बिहार सरकार कई बार हम लोग को दे चुका कि आप हमें शामिल हो जाइए, लेकिन इस राज्य का अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग नहीं शामिल होते हैं। बताइए कि 5000 पर पॉइंट बनाने के लिए आपको कितनी लेवल लगानी पड़ेगी? जी। एक दिन में 3 लोगों की एक टीम 8 पर पॉइंट खड़े कर पाएगी। अब उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5000 पर पॉइंट बनाने के लिए कितना टीम चाहिए। ऐसे ही आपके जियो बैग कितने लगेंगे? एक स्पॉट पर कितने जियो बैग लग रहे हैं? सर करीब 8 से 9 हज़ार। 8 से 9 हज़ार, मोटी मोटा 1000 मान लो जी। अब अगर 1000 एक पे लग रहे हैं तो ऐसे 18 है जी, तो 18000 हो गए जी। अभी तक कितना लगाइए? सर अभी तक हमारा करीब 18,000 नहीं सर, 1,80,000। 1,80,000 अभी तक लगा कितना? सर करीब 1,20,000 लग गया। 1,20,000 लग गया है। तो अभी भी आपका करीब 60-70 हज़ार लगाना है। जी। 70 हज़ार लगाना है। जी। एक दिन में एक मजदूर कितना लग पाता है? 100 बैग लगा देता है। तो 11 करोड़ की कटान रोधी परियोजना में धांधली सामने आ रही। कृष्णकांत पांडे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, जो परियोजना ग्रामीणों के अस्तित्व बचाने के लिए सरकार ने अब लागू की थी कि इन ग्रामीणों को कम से कम इनके कटान से इनको राहत मिलेगी, वो परियोजना ना तो धरातल पर अभी पूरी तरीके से उतर पाई है और दूसरी तरफ उसमें धांधली के आरोप भी लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला? जी, बता दें कि आपको ये बलिया जिले के गंगा किनारे नौरंगा गांव के पास कटान से बचाव के लिए ये बन रही जो 11 करोड़ रुपए की परियोजना को लेकर ग्रामीणों ने इसको लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देखा जा रहा है कि ये ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्ष गंगा नदी की कटान से गाँव का अधिकांश हिस्सा नदी में समा चुका है। कटान से बचाव के लिए सरकार ने 24 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से परियोजना प्रस्तावित की थी, लेकिन संबंधित जो कार्यदायी संस्था ने 44% कम दर पर 11 करोड़ 69 लाख रुपए में बांध निर्माण का टेंडर लिया। इसके बावजूद कार्य की रफ्तार जो देखी जा रही थी बेहद धीमी है। इसी चीज को लेकर ग्रामीणों ने जब जिलाधिकारी वहां निरीक्षण करने पहुंचे तो उन लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त था और नारेबाजी करने लगे। इसी चीज को लेकर मंगला प्रसाद सिंह ने बाढ़ खंड के अधिकारियों और ठेकेदारों को कड़ी फटकार भी लगाई और जबकि निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में परियोजना जो है पूरा करने की चेतावनी दी। इसको लेकर देखा जा रहा है कि ये जो लापरवाही है लगातार ये लोग इसी चीज को लेकर ग्रामीण जिला अधिकारी के सामने आए और उनके सामने नारेबाजी करने लगे। उन्होंने नौरंगा में कटान रोधी कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के भी निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने, और ठेकेदार को कम से कम 500 मजदूर लगाकर 3 जून से पहले कार्य पूर्ण करने का सख्त आदेश दिए हैं। जी हाँ बिल्कुल कृष्णकांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुस्ती कार्य की सुस्ती पर ग्रामीणों में आक्रोश है और फिर से उनको आशंका और डर सता रहा है कि आने वाली बरसात कहीं फिर से उनके गांव के अस्तित्व के लिए खतरा न बन जाए, इसलिए लगातार वो अधिकारियों से काम को लेकर शिकायत भी कर रहे हैं और आक्रोशित भी हैं। और अब बात करेंगे राम मंदिर वेबसाइट जोड़ा गया AI फीचर। खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट को अब AI तकनीकी से लेकर AI तकनीकी से लैस कर दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हनु नामक AI असिस्टेंट को वेबसाइट पर लॉन्च किया है, जो मंदिर से जुड़ी हर जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। इस नई पहल के तहत श्रद्धालु अब एक क्लिक में अयोध्या आने जाने से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यदि कोई यात्री पूछता है कि अयोध्या कैसे पहुंचे, तो AI असिस्टेंट दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज सहित विभिन्न शहरों से रेल सेवाओं, ट्रेनों के नाम और अन्य यात्रा विकल्पों की जानकारी देगा। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जानकारी, एयरपोर्ट से राम मंदिर की दूरी, रेलवे स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने के साधन, स्थानीय परिवहन, पार्किंग व्यवस्था जैसी सुविधाओं की भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा श्रद्धालु दर्शन की समय सारणी, आरती के समय, मंदिर परिसर के नियम, सुरक्षा निर्देश और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। ट्रस्ट का कहना है कि ये पहल श्रद्धालुओं के अनुभव को और अधिक सरल, सुविधाजनक और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।